हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिनेश जैन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए एग्जाम से पहले आपको दोस्तों इन मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। फुल मॉडल पेपर है। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर जरूर करें। दोस्तों, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए, परीक्षा पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर है। 150 प्रश्न है इसमें, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। अगर मैं बात करूं दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 10 से 15 दिन का, ठीक है। और बिंबाणु का जो जीवन काल है वो होता है दोस्तों 5 से 9 दिन का। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। शुरुआत में जो 68 प्रश्न है वो दोस्तों आपको जीके से संबंधित देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए दोस्तों ये सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे टाइफाइड दे रखा है, मलेरिया दे रखा है, हैजा और रेबीज। तो दोस्तों विषाणु जनित जो रोग है वो है रेबीज। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रेबीज का रोग जनक है रेहब्डो वायरस, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक संक्रमित रोग है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से दोस्तों ये फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। असंगत युग्म कौन सा है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। फार्मिक अम्ल इमली, गलत हो जाएगा दोस्तों। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? दोस्तों ये फार्मिक अम्ल है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों ये भी आपको इसमें याद रखना है, चींटी के डंक में पाया जाता है ये फार्मिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल है ये नींबू में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि अपने को असंगत युग्म में बताना था। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि, क्योंकि दोस्तों बताइए। आप सभी को तो पता होगा दोस्तों, देखिए यह जल छूने में कठोर होता है, गलत हो जाएगा। कठोर जल में लवण कम होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कठोर जल भारी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के पश्चात लवणों के साथ अभिक्रिया कर मैल बनाता है, तो दोस्तों ये भी कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के स्थान पर लवणों के साथ अभिक्रिया कर मैल बनाता है, तो दोस्तों इसलिए कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों ये आयन है ये सोडियम और पोटेशियम साबुन को अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या बनेगा?
दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना नहीं है? रूपांतरित तना कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों। यहाँ पर है अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आलू, शकरकंद, प्याज, अदरक है। तो यहाँ पे आलू, प्याज और अदरक है ये रूपांतरित तने हैं, लेकिन शकरकंद नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शकरकंद क्या है तो दोस्तों ये जड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो कितनी सीटें आवंटित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देशी रियासतों को दोस्तों 93 सीटें हैं वो आवंटित की गई थी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से या निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान है वो संघात्मक है और इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो अपना पहला ही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता एवं बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता एवं बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये फ्रांस से ग्रहण किए गए हैं दोस्तों, फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। वित्तीय शक्ति की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। बिल्कुल भाई सही बात है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना ये दोस्तों वित्तीय शक्ति नहीं है, ठीक है, वित्तीय शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत है दोस्तों वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, लेकिन ये एक जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, ना कि वित्तीय शक्ति, ठीक है। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाना, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करना ये भी दोस्तों राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपातकालीन शक्ति है, ना कि वित्तीय शक्ति। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निंदा प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निंदा प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इसे लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है, स्वीकार करने का कारण है वो बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव यह संपूर्ण मंत्री परिषद या एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक है, ये दोस्तों इसमें क्या है? गलत है, ठीक है दोस्तों। निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर आवश्यक है लिखा हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न के, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का दोष है? कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का दोष है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यापक प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी सरकार, विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य, शक्ति का पृथक्करण के विरुद्ध, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था के दोष दोस्तों अस्थिर सरकार, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, मंत्रिमंडल की निरंकुशता ये है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कौन कर सकता है? संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कौन कर सकता है? तो दोस्तों वो है राज्यसभा।
यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान किया गया है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खुदाई खिदमतकार की संगठन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किसने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की? किसने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित किया गया। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1856 के समय, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला पहला सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों मुगल बादशाह कौन था? उसका नाम था दोस्तों जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1606 ईस्वी में दोस्तों जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और खुसरो के विद्रोह में सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन कराधान पद्धति की जानकारी मिलती है? अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन कराधान पद्धति की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रुमनदेही अभिलेख। रुमनदेही अभिलेख से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, कराधान से संबंधित, कराधान पद्धति की। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी है वो दोस्तों उनके दोस्तों दामाद, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ठीक है, जामाली। तो यहाँ पे जामाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? बताइए कौन सा भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुरुम हिसानी है ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है, ठीक है। नोआमुंडी है ये दोस्तों झारखंड में है। बेल्लारी है ये कर्नाटक में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मलांज खंड, दोस्तों ये मलांज खंड है ये मध्य प्रदेश में है और ये तांबा खनन क्षेत्र है। कहाँ पर है? एमपी में है और ये तांबा खनन क्षेत्र है। तो ये लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों ये स्थापित की गई मुंबई में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी दोस्तों, ठीक है, क्वासजी डाबर के द्वारा, ये भी याद रखना है। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। एक तरफ दोआब है, दूसरी तरफ नदी है। एक तरफ दोआब है और दूसरी तरफ नदी है। दोआब किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बिस्त दोआब है ये व्यास और सतलज नदी के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। रचना दोआब, चेनाब और झेलम, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर झेलम की जगह अगर रावी होता तो ये सही होता। दोस्तों रचना दोआब है ये रावी व चेनाब नदियों के मध्य के जो क्षेत्र, मध्य का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है, ठीक है।
बारी दोआब है ये दोस्तों व्यास और रावी नदी के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। और सिंधु सागर दोआब है ये झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो यहाँ पे असंगत युग्म कौन सा हुआ? तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? कौन से स्थान पर होता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये होता है देवप्रयाग में। कहां पर होता है? देवप्रयाग में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताइए अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, प्रभाव विरंजन, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण नहीं है दोस्तों, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, इसरो के स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों यहाँ पे इसरो के स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए भारत अंतरिक्ष में उपग्रह डॉक करने वाला चौथा देश बना, बिल्कुल सही है। मिशन में डॉक किए गए उपग्रह का नाम चेंजर और टारगेट था, बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष में लोबियो के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता मिली, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों अपना चौथा नंबर का ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 30 नंबर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए हाल ही में भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? बताइए हाल ही में भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम है वो है दोस्तों इसमें भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की, तो इसके अंदर भारत का वन एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है दोस्तों 25.17%। 25.17%। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया? जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गांदरबल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गांदरबल, ठीक है। गांदरबल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, ठीक है, 13 जनवरी 2025 को। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है दोस्तों। अब अपने को यहाँ पर ये बताना है कि 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2025 को 27 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगाल सार्वजनिक कैटेगरी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सही है। यहाँ पर अपने को बताना था उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बजट 2025-26 की घोषणा अनुसार
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में पहले 3 दिन दूध मिलता था, अब दोस्तों वो बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 25 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत है, ठीक है। तो दोस्तों गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पे 25 लाख दे रखा है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें देखभाल के लिए 10,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा, और इसके लिए दोस्तों उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे 10,000 की जगह 5,000 आना चाहिए था, और 25 लाख की जगह 50 लाख होना चाहिए था। तो ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, गलत है। अपने को इसमें बताना था उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों के दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें 6,500 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इसका आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 को सीतापुरा जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही बात है साहब, ठीक है। आगे देखिए, इस समिट की टैगलाइन रिलेट रिस्पॉन्सिबल रेडी RRR है, बिल्कुल सही बात है। इस समिट का नोडल विभाग निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा देखिए, राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका आयोजन है वो दोस्तों 2026 में किया जाएगा, अगला राइजिंग राजस्थान का आयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा कथन है वो गलत है, और अपने को गलत कथन ही पूछा था। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2024 को निम्न में से किन विकास प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2024 को निम्न में से किन विकास प्राधिकरणों की गठन की सूचना जारी की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर व बीकानेर के। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, किसको पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था? बताइए, किसको पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चावड़ाओं को पराजित कर, ठीक है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चावड़ाओं को। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां के प्रशासक यानी कि वहां का प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसे? आप सभी को पता है महोबा का युद्ध है वो दोस्तों 1182 में हुआ था, और चंदेल शासक दोस्तों परमर्दी देव से यह युद्ध हुआ था, और इसमें दोस्तों उनके 2 वीर सेनानायक है आला और उदल है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और पृथ्वीराज ने अपने सामंत दोस्तों पुज्जुन राय को वहां का प्रशासक है वो नियुक्त किया था महोबा का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है,
दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो सिरोही का शासक था दोस्तों महाराव सुल्तान। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दत्तानी का जो युद्ध है ये दोस्तों 17 अक्टूबर 1583 को अकबर की सेना और सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया। ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, देखिए कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, सॉरी ये सही है। इसमें 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख का पद है वो समाप्त किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को आप सभी को पता होगा कि राज्य प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया गया और जो राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल है वो नियुक्त किए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों इसमें गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुरुमुख निहाल सिंह को दोस्तों जो राज्यपाल है वो 1 नवंबर 1956 को नहीं किया गया। दोस्तों 25 अक्टूबर 1956 को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये अपना तीसरा नंबर का जो कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को बताना था, तो तीसरा नंबर का कथन अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद है पदभार संभाला। तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? तो प्रथम मध्यावधि चुनाव है वो हुए थे दोस्तों 6ठी विधानसभा में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है वो कितनी है? तो अनुमत संख्या है वो है दोस्तों इसमें कितनी? तो वो है राज्य विधानसभा का 15%। ठीक है, सीधा सा है, 200 विधानसभा सीटों का 15% आप निकाल लीजिए और वही मंत्रिपरिषद यानी कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या होगी, यानी कि लगभग 30। ठीक है, कम से कम 12 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के प्रमुख न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाती है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सलाह किसकी लेगा? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की और राजस्थान के राज्यपाल की। ठीक है, अगर राजस्थान के न्यायाधीशों की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा हो। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किसी की भी नियुक्ति नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। 20 अगस्त 1949 को क्या आया? प्रभाव में आया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी और सी तीनों सही है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ पे जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। तो जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, कानून व व्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल है, पुलिस पर नियंत्रण रखना ये भी है, विदेशियों के पार पत्रों यानी कि पासपोर्ट की जांच करना ये भी है, भू राजस्व एकत्रण करना ये कार्य नहीं है दोस्तों जिला कलेक्टर का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कूट में सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। तो सही कौन से है, 1 2 3 सही है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला स्थापन समिति का जो अध्यक्ष है वो होता है दोस्तों जिला प्रमुख। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो कितना जुर्माना आरोपित कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25,000 का जुर्माना है वो निरूपित कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते। बताइए राजस्थान में कौन लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य लोकायुक्त के न्यायाधिकार के क्षेत्र में आते हैं। जिला प्रमुख आते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये 2011 में अधिसूचित किए गए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था। कांसा परोसा किसको बोलते हैं, कांसा परोसा बोलते हैं ये एक प्रकार की लाग है दोस्तों, कर है ये एक प्रकार का। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये रियासत कालीन एक प्रकार का कर था ये, 3 नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था। दोस्तों अध्यक्ष का तो सभी को पता है, अध्यक्ष का तो सभी को पता है क्योंकि अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो दोस्तों उपाध्यक्ष की, तो दोस्तों उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है। कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे देश हितैषी जो समाचार पत्र की जो स्थापना है वो अजमेर में हुई, बिल्कुल सही है। सर्वोदय वाहक समाचार पत्र की स्थापना बांसवाड़ा में हुई, बिल्कुल सही है। जय भूमि समाचार पत्र की स्थापना दोस्तों जोधपुर है, वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और प्रभात समाचार पत्र है, इसकी स्थापना भी दोस्तों जयपुर में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जोधपुर है वो गलत दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर या मंदिर स्थापत्य कला की मारूस गुजर शैली का है। बताइए कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समिदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। ये मंदिर दोस्तों मारू गुजर शैली का है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, महनसर प्रसिद्ध है। महनसर किस लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों ये झुंझुनू में है ये मैनसर, और ये प्रसिद्ध है दोस्तों सोने की चित्रकारी से। सोने की चित्रकारी के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं? रतवई लोकगीत गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं दोस्तों रतवई लोकगीत है ये मेवात क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवात क्षेत्र में। आगे देखिए, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियू ये गाया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर, पुत्री की विदाई के अवसर पर गाए जाने वाला ये लोकगीत है। तो यहाँ पर इसमें पुत्री विदाई, पुत्री विवाह का विदाई गीत है ये। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों रामदेव जी से संबंधित कौन सा स्थान प्रसिद्ध मतलब संबंध नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रुनेचा में दोस्तों मंदिर है, पोखरण में भी प्रसिद्ध है, मतलब रामदेव जी से संबंधित है, मसूरिया भी है, बनेड़ा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, देखिए किसके आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया है? एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है, बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संत हरिदास। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया है, एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो दोस्तों ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये प्रयुक्त होते थे घरेलू दास के लिए, ठीक है, घरेलू दास के लिए। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी, तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। बोल बारमली है ये राजस्थानी भाषा का प्रसिद्ध साहित्यकार ग्रंथ है और इसकी रचना है वो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये देखिए विरुद्ध छिहत्तरी, इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो दुस्सा आटा है, और राजेरा सोटा ग्रंथ के जो लेखक हैं वो दोस्तों यहाँ पे उदयराज उज्जवल दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, कृपाराम खेड़िया है, ठीक है। और यहाँ पे केसर विलास ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो दोस्तों यहाँ पे यादवेंद्र शर्मा दे रखे हैं, गलत है ये। और कौन है? तो दोस्तों शिवचंद भरतिया है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, बिल्कुल सही है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 2018 में नहीं, 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार के लिए बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। गलत कथन कौन सा है? दूसरा नंबर का, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा युग्म है वो सुमेलित है नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। जोरावर सिंह बारट है टोडगढ़ जेल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जोरावर सिंह बारट है वो दोस्तों कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं है, ठीक है। प्रताप सिंह बारट को दोस्तों बरेली जेल में रखा गया था, तो यहाँ पर जोरावर सिंह बारट को कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया, हुए ही नहीं, वो तो कौन सी जेल में नहीं रखा गया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति है और सूची सेकंड में कार्य क्षेत्र है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोमल कोठारी है
इनका जो कार्य क्षेत्र है वो दोस्तों क्या है, तो वो है लोक संस्कृति। क्या है, लोक संस्कृति है। और शैतान सिंह है, ये दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं, यानी कि बहादुरी और पराक्रम से संबंधित है। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र है। जगजीत सिंह, ये आप सभी को पता होगा, ये गायन यानी कि गजल गायक है। ठीक है, तो ये गायन से संबंधित है। और पंडित जाबरमल शर्मा, ये पत्रकारिता से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डी ए बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए सी डी ए बी यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अविस्तृत प्रदेश है, दूसरी तरफ है ग्रामीण पर्यटन स्थल है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेवाड़ के अंदर, दोस्तों मेवाड़ के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है, तो दोस्तों हल्दी घाटी और मिनाल है। हाड़ौती के अंदर दोस्तों रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी का मेला लगता है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में। मारवाड़ के अंदर दोस्तों ओसिया और किराड़ू का मंदिर है। और शेखावाटी में दोस्तों ताल छापर है और जैन माता का मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3-4-2-1 3-4-2-1 इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3-4-2-1। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सज्जनगढ़, सायरा, नागपनी, गोगुंदा बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पे सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 938 मीटर है। ठीक है, और जो सायरा की ऊंचाई है वो दोस्तों 900 मीटर है। और नागपनी की जो ऊंचाई है वो 867 मीटर है। और गोगुंदा की ऊंचाई है वो दोस्तों 840 मीटर है। ठीक है, ये दोस्तों अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, 870 मीटर। ठीक है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो वो 1380 मीटर है। और कमलनाथ की जो ऊंचाई है, कमलनाथ कहाँ है, तो दोस्तों उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 1001 मीटर है। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1055 मीटर है। ठीक है, अगर अपन इसको आरोही क्रम में जमाए तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले तारागढ़ आएगा, यानी कि 1-3-4-2 इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये तो अपन ने 68 प्रश्न है वो जीके से संबंधित प्रश्न है वो पढ़े हैं। ठीक है, अब अपन इंग्लिश से संबंधित और आगे हिंदी से संबंधित, फिर रीजनिंग के, फिर मैथ के और फिर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार सभी से निवेदन है, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। तो अब है वो इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है वो अपन शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे 69 से 73 तक ये जो 5 प्रश्न है ये पैसेज से संबंधित प्रश्न है वो होंगे। ठीक है, तो अपन पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे अपन इसमें चल रहे हैं। ठीक है, 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन हैजर्डस कंडीशंस। हैजर्डस मतलब खतरनाक कंडीशन में। ठीक है, यानी कि खतरनाक जो काम होता है इंडस्ट्री के अंदर उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा मिलियंस, आएगा मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन हैजर्डस कंडीशंस। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, द सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए इनसेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि असंवेदनशील। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाई, तो आप ये पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए दिल्ली बेस्ड ऑन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, देयर चाइल्डहुड इज स्पेंट इन कंडीशंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हेल्पलेस, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेल्पलेस, ठीक है। अब आगे देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन एज यंग एज 7 ईयर ऑफ एज स्पेंड डेज, तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हो जाएगा यानी कि 7 वर्ष जैसी छोटी एज के चिल्ड्रन अपने डेज में दोस्तों फुटबॉल, बॉक्सिंग और क्रिकेट खेलने से गुजारते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है इसमें इन स्टिचिंग ग्लोवस, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। ये 74 नंबर का प्रश्न है, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। अब इसके अंदर कौन से पार्ट में गलती है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 4 दे रखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें टू प्ले की जगह क्या आएगा, तो दोस्तों टू प्ले की जगह यहाँ पर प्लेइंग यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेइंग यूज होगा, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, ऑल थॉट वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें पास्ट में 2 कार्य होने जा रहे हैं, ठीक है। जो कार्य पहला हो रहा है, ठीक है, उसे वाज लेफ्ट के स्थान पर दोस्तों हेड लेफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, वाज लेफ्ट की जगह अपन हेड लेफ्ट का यूज है वो इसमें करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सिनोनिम है वो अपने को बताना है, ठीक है। सिनोनिम है वो अपने को यहाँ पे ये बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द अगर मैं बोलूं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लेक्वासिस, लेक्वासिस, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बातूनी, ठीक है। और टोकेटिव, इसका मतलब भी क्या होता है, बातूनी, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गिव एंटोनियम ऑफ, यानी कि अपने को दोस्तों विलोम शब्द बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। और नोटोरियस का मतलब होता है दोस्तों कुख्यात, तो यहाँ पर इसमें ये विलोम शब्द हो गया, इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम, दोस्तों यहाँ पे मुहावरे से संबंधित ये प्रश्न है, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, तो दोस्तों ये टू ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब होता है छिपे हुए तथ्यों को उजागर करना, यानी कि टू रिवेल, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो गलत कौन से संधि विच्छेद हो रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पितृ नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा ये वाला पितृ होगा, ठीक है, पितृ प्लस उपदेश ये वाला होगा, तो इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, निश्चल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें संधि नी है प्लस चल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नी है प्लस चल, और मैं यहाँ पे उपसर्ग की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे निस प्लस छल हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें भव्य समास है दोस्तों,
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। ठीक है, आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ भेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए विपिन और विपन्न। ठीक है, तो यहाँ पर विपिन का मतलब होता है जंगल और विपन्न का मतलब होता है कष्टकारी, तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, विपिन का मतलब दोस्तों जंगल पहले आता और कष्टकारी बाद में जाता, तो ये सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सहसाक्षर, मधवा, विडोजा, पर्वतारी, दोस्तों ये सभी हैं, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, उपतयका का विलोम क्या है? उपतयका का विलोम दोस्तों, उपतयका का विलोम हो जाएगा वो है इसमें अधितयका, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों चतुरिणी। ठीक है, चतुरिणी शब्द चतुरिणी का जो शुद्ध शब्द है वो चतुरंगिणी होगा, चतुरंगिणी। ठीक है, यह शुद्ध रूप है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो शुद्ध वाक्य है दोस्तों, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये कथन है, ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है इसमें। ठीक है, यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है, देखिए किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को दोस्तों अधितयका बोलते हैं, उपतयका नहीं अधितयका बोलते हैं। यह कथन है वो इसमें गलत दे रखा, बाकी और सारे सही है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको देखिए एक तरफ है अंग्रेजी के शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ है उनके हिंदी अर्थ भी दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्नॉलेजमेंट पावती। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट पावती, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए ऑडिटिंग लेखा परीक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए एंटीसीडेंट्स दुर्घटना गलत हो जाएगा दोस्तों। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है पिछला जीवन, क्या होता है? पिछला जीवन होता है, तो यहाँ पे दुर्घटना है वो गलत दे रखा है। और एप्लीकेंट आवेदक, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है राजपत्र, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजपत्र। आगे देखिए, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डायरेक्ट, देखिए इसमें जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बनाने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पर देखिए ए बी, तो यहाँ पर दोस्तों जोड़े बनेंगे ए ओब्लिक ए बी, एक बार एक, फिर 2 अक्षर, फिर आएगा दोस्तों ए बी सी। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें ए बी सी डी। ठीक है, और फिर एक बार आएगा दोस्तों यहाँ पे, फिर वापस ओब्लिक लगा दीजिए, फिर आएगा दोस्तों इसमें ए बी सी डी ई। ठीक है,
बस अब इसमें देखते हुए चलिए, यहाँ पे एक, फिर इसमें बी आएगा, ठीक है, फिर ए बी सी, फिर इसमें सी आएगा, फिर ए बी सी डी, तो इसमें डी आएगा, यानी कि बी सी डी, ठीक है, और बी और डी, ठीक है, ये आएगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कुर्सी मेज रबड़, आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए जिस प्रकार कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे रबड़ और पेंसिल दोनों लेखन सामग्री है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, कुर्सी और मेज और रबड़ और पेंसिल आएगा इसमें, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आई एम आर ओ, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एम और आर के अंदर कितने का गैप है? तो दोस्तों 5 का गैप है, ठीक है। और आई और ओ के अंदर कितने का गैप है? तो इसमें 6 का गैप है, ठीक है, यानी कि प्लस हो रहे हैं, आई से ओ बन रहा है 6 और एम से आर में 5 का गैप है, बढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, प्लस होते चल रहे हैं। और क्यू और वी के अंदर कितने का गैप है? तो दोस्तों इसमें 5 का गैप है, ठीक है। और एफ और आई के अंदर कितने का, सॉरी एफ और जे के अंदर दोस्तों इसमें +4 का गैप है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर ई और के अंदर, इसके अंदर दोस्तों ई और के अंदर, ठीक है, ई और के अंदर दोस्तों वही 6 का गैप है, ठीक है, ई और के अंदर 6 का, और वी क्यू और वी के अंदर कितने का है? तो दोस्तों 5 का है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उसके अंदर भी 5 और 6 का गैप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 दे रखा है ना, ये 4 का गैप ये इसमें गलत आ रहा है, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए हार्ट, लीवर, लंग्स, टीथ ये दे रखा है, तो दोस्तों सीधा सा है, इनको अक्सर है वो उनको सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, वही अपना इसमें सही, यानी कि किसका सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। एच है वो 8 नंबर पे है, ई है वो 5 नंबर पे है, ए है वो 1 नंबर पे है, आर है वो 18 नंबर पे है और टी है वो 20 नंबर पे। इनको जोड़ लीजिए, बस जोड़ना ही है। जोड़ोगे तो जैसे जैसे इसको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। उसी प्रकार लीवर को भी जोड़ना है, लंग्स को भी जोड़ना है, टीथ को भी जोड़ना है, जिसका मूल्य ज्यादा होगा वही अपना उत्तर होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो मूल्य आएगा वो आएगा दोस्तों इसमें लंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ये पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन है वो आसानी से आप सही कर सकते हैं। पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जो जो क्वेश्चन करवाने लायक है वही मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, जे एल का भाई है, जे है वो एल का क्या है? भाई है, ठीक है। एच जे की पत्नी है, एच है वो क्या है? जे की पत्नी है, ठीक है, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ पत्नी को। एन पी बहने हैं, एन और पी है वो क्या है? बहने हैं, एन और पी है वो बहने हैं, यानी कि एन पी की बहन है, एन है वो बहन है ये, ठीक है, किसकी? पी की। एल एन का पिता है, एल है वो एन का क्या है? पिता है, तो दोस्तों ये इसकी बेटी हो गई, ठीक है, इसका भी एन और पी का पिता हो गया कौन? एल। एच एन से कैसे संबंधित है? एच है वो एन से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, ये दोनों तो क्या है? जे और एल तो भाई है, और भाई की बेटी हो गई दोस्तों ये एन, और जे की पत्नी हो गई यहाँ पे एच। तो यानी कि जे की पत्नी यानी कि भाई की पत्नी की बेटी है वो क्या लगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिता के भाई की पत्नी है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक खास कूट भाषा में दोस्तों यहाँ पे हुमन को JYSIX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में IMAG को क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए H में 2 प्लस किए तो J आ गया, U में दोस्तों 4 प्लस किए तो U आ गया, M में दोस्तों 6 प्लस किए तो S आ गया, A में दोस्तों 8 प्लस किया तो इसमें A आ गया। तो यानी कि इसमें 2 4 6 8 10 ये प्लस करना है। इमेज के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आई में आप 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, एम में 4 प्लस करोगे तो क्यों आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों मैं सही उत्तर बता देता हूँ, 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। एक व्यक्ति है वो दोस्तों दक्षिण की ओर क्या करता है, 12 मीटर चला साहब, ये चल गया 12 मीटर। फिर बाई ओर मुड़कर 16 मीटर चला। फिर दोस्तों ये इसने क्या किया, बाई ओर मुड़कर ये 16 मीटर चला। उसके बाद वह फिर से बाई ओर मुड़कर 12 मीटर चला, तो दोस्तों फिर से वो 12 मीटर चलता है, ये चल गया इधर, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों 16 मीटर की दूरी पर है। और ये दोस्तों पूर्व में 16 मीटर की दूरी पर पूर्व में ये है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व में 16 मीटर। ये आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, इनको करवाने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। जैसे कि ये प्रश्न है, शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर क्या है, तो देखिए MA, ठीक है। तो यहाँ पे G दे रखा है, तो दोस्तों G ये इसमें या तो ये 1 नंबर पे होगा या ये 2 नंबर पे होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ये। तो आगे देखिए, अब तीसरे नंबर का अपने को पता करना है। अब इसमें देखिए MAND और इसमें है G, तो ये जो मैंडेटरी है ये आएगा दोस्तों तीसरे नंबर पे। G पहले आता है कि D आएगा, तो यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये भी प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PMQ FCF JJ फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए P है वो कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे। F है वो कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। और J है वो 10 नंबर पे है। M है वो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर पे। C है वो दोस्तों 3 नंबर पे और ये 10 नंबर पे। Q है वो 17 नंबर पे। फिर ये दोस्तों F है वो 6 नंबर पे। यहाँ पे क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों 16 में से 6 गए तो यहाँ पर 10 आ गए, 13 में से 3 गए तो यहाँ पे 10 आ गए, 17 में से 6 गए तो यहाँ पर कितने आएंगे, 11। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थापन करें, तो यहाँ पे AECGEI, ठीक है, ये दे रखा है। तो ए और ई में कितने का गैप है, तो दोस्तों ये 5 का गैप है, सॉरी 4 का गैप हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4 का गैप है। फिर ई और सी में क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सी और जी में दोस्तों इसमें प्लस के 4 हो रहे हैं। फिर जी और ई में इसमें दोस्तों माइनस के 2 हो रहे हैं। फिर ई और आई में दोस्तों क्या हो रहे हैं, इसमें प्लस के 4 हो रहे हैं। अब क्या होगा, माइनस के 2 होंगे, ठीक है। तो आई में से 2 घटा दीजिए, क्या आएगा, जी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न है वो और करवा देता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं इसमें, ठीक है। मैथ से संबंधित और ये प्रश्न और करवा देता हूँ। जैसे कि ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 25, 17, 6, 38, 18, 8, 89, 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये 6 कैसे आए, ठीक है, 25, 17 और 6 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 और 17 कितने होते हैं, 25 और 17 होते हैं दोस्तों 42, ठीक है।
और 42 में अपने को क्या करना है, 7 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 6। उसी प्रकार 38 और 18 कितने होते हैं, तो 38 और 18 56 होते हैं, 56 में 7 का भाग दिया तो दोस्तों यहाँ पे 8 आ गए। उसी प्रकार 89 और 16 है, ये कितने होते हैं 105, और 105 में 7 का भाग दीजिए, कितना आएगा 15। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि ये 121 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक स्कूल में 414 विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, यदि 46 नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों व लड़कियों की संख्या का नया अनुपात कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोस्तों। देखिए, लड़कों का अनुपात तो 5 है और लड़कियों का 4 है, तो दोस्तों यहाँ पे 414 इंटू 4/9, यानी कि लड़कियों की संख्या अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले कितना आ जाएगा 184, 184 क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, 414 में से 184 गए, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 230। ये हो गए लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 184 हो गई। अब दोस्तों 46 नए लड़के प्रवेश लेते हैं, तो 230 प्लस 46 कितने हो जाएंगे 276। ठीक है, और 276 हो जाएंगे, और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो वो है 184। अब इनका अनुपात है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 92, ये 92 से कटा है। ठीक है, तो ये 2 बार कट गया 92 से, और ये 3 बार कट गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो कुछ प्रश्न है वो आपको करवा देता हूँ। देखिए, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, तो 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेगी। दोस्तों देखिए, 10 घंटे में मशीन काटती है 240 औजार। ठीक है, 1 घंटे में मशीन काटेगी, तो दोस्तों 240 बटे 10, यानी कि दोस्तों औजार काटेगी। ठीक है, 240 बटे 10 औजार, तो 25 घंटे में मशीन काटेगी, तो दोस्तों 240 बटे 10 इंटू 25, बस इसको काट लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 24 इंटू 25 कर लीजिए, कितना 600 औजार काटेगी दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार 127 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, महेश ने एक वस्तु को 13,000 के अंकित मूल्य पर बेचा। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया होता तो उसे 30% तक का लाभ अर्जित होता। वस्तु का क्रम मूल्य कितना है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर 13,000, 13,000 इंटू देखिए 10% का बट्टा दिया तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे दिया होता तो यानी कि 90 बटे, और 130% का यानी कि 30% का लाभ हो जाता है, यानी कि 130। बस यही करना है, आपने को काटना है। ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, अब 13 से ये कटा दोस्तों कितनी बार, 100 बार। ठीक है, तो 100 इंटू 90 कितना हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपए। ठीक है, ये ज्यादा कुछ खास करने की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक, उसी प्रकार 128 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक मेज को 210 व 420 में बेचने पर क्रमशः L1% तथा और L2% की हानि होती है। यदि L1 माइनस L2 बराबर 7 हो तो मेज की कीमत है वो क्या होगी। देखिए, मेज के दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है, तो दोस्तों 420 में से 210 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों कितना बचा, तो दोस्तों 210 बचे। ठीक है, ये 210 दोनों से होने वाली हानि प्रतिशत का अंतर है वो दोस्तों 7% है। ठीक है, ये 7% है, तो सीधा सा है 210 बटे 7 इंटू 100, बस 7 या 21, यानी कि 30 बार के गए, 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3,000। तो ये अपना 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़े से कंप्यूटर के प्रश्न है वो करवा देता हूँ। बाकी अगर आपको ये और भी प्रश्न है वो करवाने हैं तो मैं आपको करवा दूंगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब मैं 15 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित करवाने जा रहा हूँ, और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये मापा जाता है नैनो सेकंड में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर संगठन में लॉजिक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। लॉजिक बोर्ड के नाम से दोस्तों मदरबोर्ड को जाना जाता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड में नेविगेशन कुंजी कितनी होती है? दोस्तों नेविगेशन कुंजी है वो यानी कि तीर वाले निशान कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्कैनर में प्रयुक्त होता है, स्कैनर में प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये होता है फ्लोरोसेंट बल्ब। फ्लोरोसेंट बल्ब का प्रयोग होता है दोस्तों स्कैनर में। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है तो दोस्तों इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 141 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है दोस्तों डिस्क क्लीनअप। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, FAT फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो दोस्तों ये करता है विंडोज ओएस को, विंडोज ओएस को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक रोम का प्रकार है? रोम का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, और इसके प्रकार होते हैं 3। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और एक होता है डब्ल्यूपी रोम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस मेमोरी को बार बार लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों डी रैम की। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे देखिए, MS वर्ड में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है? न्यूनतम फॉन्ट साइज है वो हो सकती है दोस्तों कितनी? तो वो हो सकती है दोस्तों 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और अधिकतम है वो दोस्तों 1638 पॉइंट हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, MS वर्ड में पूर्व निर्धारित लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1.15। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है? अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बराबर, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 148 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है वो दोस्तों सेल होती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेल। 149 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट नाम होता है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी पावर ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी पावर ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया है वो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो वार्म बूटिंग कहलाती है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वार्म बूटिंग है वो कहलाती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर करवाया है, कुछ चेंजेस करना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।